रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 6। रोमांस और अन्वी का अनीसा की बेइज्जती करके बाहर निकालना। अब तक वहीं अन्वी की नज़र एकांश से हैंडसम फेस पे था। अन्वी बड़े गौर से एकांश को देखती है और उसकी नज़र एकांश के होठ पे पड़ जाती है जो गर्म सूप को फूंक फूंक के उसे पिला रहा था। अन्वी से रहा नहीं जाता और वो एकदम से एकांश के हाथों से बाउल लेके साइड में रख देती है और एकांश के गोद में बैठ के जाती है और बिना कुछ देखे एकांश के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और अपनी आंखें बंद करके एकांश को किस करने लगती है, उसे फील करने लगती है। वहीं एकांश अन्वी के इस एक्शन पे शॉक्ड हो जाता है। जब उसे अन्वी होश आई तब से उसे झटके पे झटके मिले जा रहे थे। एकांश को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की उसके एक टच की वजह से घंटों रगड़ रगड़ कर नहाती थी वही आज उसके इतने करीब आ रही है। एकांश अपनी आंखें बड़ी करके अन्वी को देखता है जो बड़े ही शिद्दत से उसके होठों को चूमे जा रही थी। एकांश अन्वी को रोकता नहीं है और वो भी किस में इन्वॉल्व हो जाता है। दोनों बहुत ही पैशनेटली होके एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। किस करते करते दोनों बहकने लगे थे और उन्हें याद ही नहीं रहता कि वे अभी हॉस्पिटल में हैं। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस किए जा रहे थे। अब आगे हॉस्पिटल वार्ड के अंदर एकांश को जब महसूस होता है कि अन्वी अपना कंट्रोल खो रही है तो वो खुद को काबू करके किस ब्रेक करता है और अन्वी को देखता है। वहीं अन्वी जो एकांश के किस ब्रेक करने पर अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए कंफ्यूजन में एकांश को देखती है, जैसे पूछ रही हो कि किस ब्रेक क्यों किया। अन्वी के मन की बात समझ के एकांश को अन्वी अपने सिडेक्टिव वॉइस में बोलता है, बेबी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी ना तब हम करेंगे, अभी तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना होगा। इतना बोल के वो बड़े ही प्यार से अन्वी को देखता है और अन्वी के बालों को कान के पीछे करता है। अन्वी जब एकांश की बात सुनती है तो वो शर्मा जाती है, उसके गाल एकदम रेड हो जाते हैं और वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। एकांश को अन्वी बहुत ही क्यूट लग रही थी। इस वक्त दोनों बहुत ही करीब थे। एकांश अन्वी को अपने गोद से उठा के बेड पे अच्छे से बिठाता है और बोलता है, अब तुम्हें दवा खान के आराम करना है, अभी तुम कोमा से बाहर आई हो। इतना वो एकांश दवा लाता है, अन्वी को खिलाने लगता है, लेकिन अन्वी तो अभी भी भला कोई भी बात जल्दी कैसे मान ले। वो दवा खाने में नाटक करने लगती है। एकांश उसे मना करता है तो वहीं अन्वी बच्चे जैसा नाटक कर रही थी दवा खाने में। वो दोनों ही अभी दवा को लेकर बहस चल ही रही थी कि तभी धड़ाम की आवाज़ के साथ वार्ड का दरवाज़ा खुलता है, जिससे दोनों का ध्यान दरवाजे की ओर जाता है जहाँ पे एक लड़की एकदम शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाई हुई थी। अन्वी जब उस लड़की को देखती है तो उसकी आंखों में नफरत भर आती है और गुस्से की वजह से उसकी हेजल ग्रीन आइज भी रेड होने लगते हैं। अन्वी से कंट्रोल नहीं होता और वो गुस्से भरी आवाज़ में बोलती है, गेट लॉस्ट। वहीं वो लड़की अन्वी की बात सुन के उसके पास आती है और अपनी आवाज़ में चाशनी घोलते हुए बोलती है, अन्वी तुम्हें जीजू से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर एकांश की तरफ देखकर बोलती है, जीजू मैं अन्वी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ आप अन्वी की बातों का बुरा मत मानिए। इतना बोलकर वो अपने छोटे ड्रेस को खींचने लगती है और एकांश के हैंडसम फेस को अपने लस्टफुल नज़रों से देखने लगती है। ये देख अन्वी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। लड़की के ऊपर वो खुद के मन में सोचने लगती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पे अपनी गंदी नज़र डालने की। तभी वो लड़की जानबूझ के एकांश का अटेंशन पाने के लिए गिरने का नाटक करने लगती है, जैसे एकांश उसे गिरने से बचाएगा और
अपनी बाहों में भर लेगा, लेकिन उससे उलट एकांश उसे पकड़ने के बजाय वहां से साइड हो जाता है, जिससे वो लड़की जो गिरने का नाटक कर रही थी वो सच में गिर जाती है। ये देख अन्वी के दिल को ठंडक पहुंचती है। एकांश वहां से जाने लगता है कि तभी अन्वी उसका हाथ पकड़ लेती है। एकांश उसे कंफ्यूजन में देखता है, जैसे बोल रहा हो, अभी तुम ही ने तो बाहर जाने को कहा। अन्वी एकांश की बात समझ जाती है। अन्वी एकांश का हाथ पकड़े हुए ही उस लड़की की तरफ देखती है जो अभी भी नीचे जमीन में गिरी हुई थी और बेचारी बनने का नाटक कर रही थी। अन्वी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लड़की जो अभी भी नीचे जमीन में गिरी हुई थी और बेचारी बनने का नाटक कर रही थी। अन्वी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो लड़की की तरफ देख के बोलती है, अनीसा तुम गिरी हुई ही हो पहले से तो, और कितना गिरना है, जल्दी उठो और यहाँ से बाहर निकलो। अन्वी की बात सुन के अनीसा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि आज से पहले अन्वी ने कभी भी उससे ऐसी बात नहीं की थी। वो खुद के मन में सोचती है, शायद मैंने ही गलत सुन ली हो। वो उठ के अन्वी के पास आती है और बोलती है, अन्वी जब मुझे पता चला ना कि तुम कोमा से बाहर आ गई हो तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधे तुमसे मिलने आ गई। तुम्हें पता है कितना परेशान थी, तुम्हें लेकर हमेशा यही प्रार्थना करती कि तुम्हें जल्दी होश आ जाए और आज उन्होंने मेरी सुन ली। मैं आज बहुत ही खुश हूँ तुम्हें होश में आया देख। इतना बोल अनीसा झूठा मुझे इमोशनल होने लगी, जैसे सच में उसे अन्वी को होश में आने के लिए दिन रात प्रार्थना ही कर रही थी। अन्वी को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसकी बातों को सुनने में, इसलिए वो बड़े ही आलस तरीके से बोलती है, हो गया हो तुम्हारा तो अब तुम जा सकती हो। वो क्या है ना, मुझे दवा खा के रेस्ट करना है, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो तुम जा सकती हो यहाँ से। फिर एकांश की तरफ देख के, अभी आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे दवा खिलाए बिना बोलो। वहीं अन्वी की बात सुनकर एकांश भी चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अन्वी अपनी बहन को भगा रही है, लेकिन अब अन्वी के मुंह से खुद के लिए हबी सुन वो तो उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज फास्ट हो जाती हैं। वो खुद के दिल की धड़कनों को काबू करने की नाकाम कोशिश कर रहा था और अन्वी को मेडिसिन खिलाता है और वहीं साइड में बैठ जाता है, क्योंकि अन्वी उसके हाथ को पकड़े हुए थी, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए वहीं साइड में बैठ जाता है। वहीं अनीसा को बहुत गुस्सा आता है अन्वी की बात सुनकर, लेकिन जब एकांश को अन्वी का केयर करता देखती है तो उसका दिल और गुस्से से जल भुन के राख हो जाता है और वो अपने पैर पटकते हुए वार्ड से बाहर चली जाती है। एपिसोड 7 कौन है वो बच्चा। अब तक अन्वी को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसकी बातों को सुनने में, इसलिए वो बड़े ही आलस तरीके से बोलती है, हो गया हो तुम्हारा तो अब तुम जा सकती हो। वो क्या है ना, मुझे दवा खा के रेस्ट करना है, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो तुम जा सकती हो यहाँ से। फिर एकांश की तरफ देख के, अभी आप कहाँ जा रहे थे, मुझे दवा खिलाए बिना, हाँ बोलो। वहीं अन्वी की बात सुनकर एकांश भी चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अन्वी अपनी ही बहन को भगा रही है। वहीं अनीसा को बहुत गुस्सा आता है अन्वी की बात सुनकर, लेकिन जब एकांश को अन्वी का केयर करता देखती है तो उसका दिल और गुस्से में जल भुन के राख हो जाता है और वो अपने पैर पटकते हुए वार्ड से बाहर चली जाती है। अब आगे हॉस्पिटल वार्ड में अनीसा के जाने के बाद अन्वी और एकांश दोनों बेड पर लेटे हुए थे। अन्वी ने अपना सर एकांश के सीने पर रखी हुई थी। बात तो कोई नहीं कर रहा था, बस दोनों एक दूसरे के एहसास को महसूस कर रहे थे। अन्वी को एकांश की दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर अन्वी की दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती हैं।
अन्वी शांति को तोड़ते हुए धीरे से बोलती है, सॉरी। अन्वी ने धीरे से ही सॉरी बोली थी, लेकिन एकांश ने उसकी बातें सुन ली थी। वह कन्फ्यूजन में अन्वी को देखता है, जैसे पूछ रहा है किस बात के लिए। अन्वी एकांश की मन की बात समझ के बोलती है, वो हर चीज़ के लिए जो मैंने पास्ट में किया है, जानबूझकर और अनजाने में, सभी चीज़ों के लिए सॉरी। मैंने आपका दिल दुखाया, उसके लिए भी सॉरी, और हर उस गलती के लिए सॉरी जो मैंने पास्ट में किया है। मुझे पता है मेरी सॉरी से कुछ बदल नहीं सकता है, लेकिन हमारा आने वाला कल बेहतर हो, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अपनी सभी गलतियों का जो तुमने सहा पास्ट में मेरी वजह से। यह सब बोलते हुए अन्वी को अपनी पास्ट लाइफ की याद आती है, जब एकांश को बेवजह फांसी हुई थी। वो चाहता तो खुद को बेगुनाह साबित करके बाहर निकल सकता था, लेकिन उसके खातिर वो जेल से बाहर नहीं आया और ना ही खुद को बेगुनाह साबित किया, और उसकी खुशी के लिए उसने फांसी भी खुशी खुशी लगवा लिया। ये सब सोच के अन्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है और बार बार रोते हुए बोलती है, सॉरी, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो हमारे रिश्ते के लिए। वहीं एकांश पहले तो चौंक जाता है अन्वी को अपनी गलती पे माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि वो चाहे कोई भी गलती कर ले, बड़ी हो या छोटी, कभी भी माफ़ी नहीं मांगती थी, लेकिन आज उसे माफ़ी मांग रही थी। सॉरी वर्ड अन्वी के मुंह से पहली बार सुन रहा था। एकांश आज बहुत खुश था, इसलिए नहीं कि अन्वी ने उससे माफ़ी मांगी, सॉरी बोली, बल्कि इसलिए क्योंकि अन्वी ने आज उसे एक मौका मांगी, वो भी उनके रिश्ते के लिए। जैसे पहले यकीन नहीं होता है, क्योंकि शादी को 2 साल होने को थे, लेकिन इन 2 सालों में एक दिन ऐसा नहीं गया हो जब वो उसे डिवोर्स ना मांगी हो, उससे अलग होने की बात ना कही हो। इनफैक्ट जब उनका बेबी होने वाला था, तब भी वो उससे दूर जाने की बात ही करती थी। हर हाल में उनका रिश्ता खत्म करना चाहती थी। आज वही एक मौका मांग रही है। एकांश अन्वी को शांत करवाने लगता है और बोलता है, बस बस, अब और नहीं वाइफी, बहुत रो लिया आज तुमने, अब और नहीं। तुम्हें पता है मेरे तुम्हारे इन प्यारे प्यारे आँखों में आंसू देख सकता है वाइफी, इसीलिए अब रोना बंद करो। वहीं अन्वी जो पास्ट लाइफ याद करके रो रही थी, जब एकांश की बात सुनती है तो वह चुप हो जाती है और सुबकते हुए एकांश को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। अन्वी सुबकते हुए एकांश से बोलती है, क्या आप सच बोल रहे हो? तो क्या अब आप मुझसे नाराज़ नहीं हो, और क्या आपने मुझे हमारे रिश्ते को एक मौका दे रहे हो? अन्वी की बात सुनकर एकांश उसे हक करते हुए बोलता है, वाइफी, जो हुआ वो पास्ट था, अब उसे सोच सोच के तुम्हें अपना प्रेजेंट और फ्यूचर खराब करने की ज़रूरत नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया, हमें अपना आज देखना चाहिए, ना कि कल जो बीत चुका है। मुझे पता है पास्ट में बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। हालात ही ऐसे थे, इसमें मेरी भी गलती है, इसीलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की। अब चलो तुम आराम करो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। इतना बोलकर एकांश अन्वी को अच्छे से लेटा देता है बेड पे। कुछ ही देर में अन्वी की आंखें लग जाती हैं, कुछ दवा की वजह से तो कुछ थकावट की वजह से अन्वी को नींद आ जाती है। अन्वी के सोने के बाद एकांश एकटक उसके सोते हुए फेस को निहारता है, फिर उसके माथे पर किस करके वार्ड से बाहर निकल जाता है और जाते हुए एक बॉडीगार्ड जिसका नाम राका था उसे बोलता है, राका, तुम्हारी मैडम अभी सो रही हैं, ध्यान रहे कि अभी कोई अंदर न जा सके, और हाँ, बिना मैडम के परमिशन के किसी को भी अंदर जाने मत देना, कोई भी, मतलब कोई भी, समझे? एकांश की बात समझते हुए राका बोलता है, ओके बस, आप बेफिक्र रहिए, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। राका की बात सुनकर एकांश वहाँ से चला जाता है। राका एकांश का बहुत पुराना और वफादार बॉडीगार्ड है, जिस पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, इसीलिए उसने ही राका को अन्वी के लिए चुना ताकि हमेशा अन्वी प्रोटेक्ट कर सके।
हर मुसीबत में जब वो वहाँ मौजूद ना हो। वहीं दूसरी तरफ एक जंगल में जहाँ पे एक झोपड़ा बना हुआ था, एक बच्चा जो करीब 2 या 2.5 महीने का होगा, वो जोर जोर से रोए जा रहा था। जो रो के उसका गला भी बैठ गया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था उसे चुप करवाने के लिए। बच्चा रोए जा रहा था। क्या होगा आगे, और ये बच्चा कौन है और इस जंगल में क्या कर रहा है? एपिसोड 8 बच्चे का राज। क्या मैं सच में आपकी बेटी हूँ? अब तक अन्वी के सोने के बाद एकांश एकटक उसके सोते हुए चेहरे को निहारता है। अब आगे करीब आधे घंटे बाद उस झोपड़ी में 2 आदमी आते हैं और बच्ची को देखते हैं जो रो रो के थक गया था। बच्ची का फेस भी लाल हो गया था। एक आदमी बच्ची के पास तो देखता है कि बच्चे के आसपास बड़ी बड़ी चींटियां हैं जो बच्चे को काट रही थी। वो आदमी बच्चे को गोद में उठा के चींटियों को हटाता है और दूसरे आदमी को बोलता है, भाई बच्चे को तो इन बड़ी चींटियों ने बहुत काटा है और बच्चे का शरीर भी गर्म है, लगता है इसे बुखार है, अब क्या करें? जिस पर दूसरा आदमी बोलता है, अभी तो हम इसे अस्पताल नहीं ले जा सकते, अगर किसी ने बच्चे को देख लिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। जिस पर पहला आदमी बोलता है, लेकिन भाई बच्चे को कुछ हो गया तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? जिस पर आदमी कुछ सोच के बोलता है, एक काम कर, अभी पानी की पट्टी कर दे, हम रात को अस्पताल ले चलेंगे, जिससे बच्चे का इलाज भी हो जाएगा और हमें कोई देख भी नहीं पाएगा। आपने सही कहा भाई, रात को ही सही रहेगा। इतना बोल वो आदमी कटोरे में पानी लेके एक कपड़ा भिगो के बच्चे की पट्टी करने लगता है और दूसरे आदमी को बोलता है, कुछ भी हो भाई, लेकिन ये बच्चा दिखने में बहुत ही प्यारा है, मुझे ना बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। जिस पर दूसरा आदमी बोलता है, बात तो तेरी सही है, लेकिन हमें क्या, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है और तुझे ना ज़्यादा बच्चे के करीब होने की ज़रूरत नहीं है। गलती से भी तू ना अपने अंदर की अच्छाई बाहर निकालना मत, वरना तेरे वजह से इस बार भी हम पिछले बार की तरह फंस ही जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अन्वी जब तक सो के उठती है तब तक शाम हो चुके थे। वो उठ के इधर उधर देखती है तो उसे एकांश कहीं भी नहीं दिखता। वहाँ पे एक नर्स ही थी। इधर उधर देखती है तो एकांश कहीं भी नहीं दिखता है। वहाँ पे एक नर्स थी जो दवाई और सभी चीज़ों को चेक कर रही थी। अन्वी उस नर्स को देखती है और बोलती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे हस्बैंड कहाँ पे हैं? अन्वी की बात सुनकर वो नर्स बोलती है, मैम आप उठ गई, सर तो अभी यहाँ पे नहीं है, वो तो बाहर गए हैं। ओह, तो क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती हैं वॉशरूम जाने में? अन्वी बोलती है, हाँ क्यों नहीं मैम, आप रुकिए मैं अभी आती हूँ। इतना बोल नर्स अपने हाथ में पकड़े सामान को साइड में रख के अन्वी के पास जाती है और उसकी हेल्प करती है वॉशरूम जाने में। कुछ देर बाद अन्वी बाहर आती है और नर्स की हेल्प से बेड तक जाती है। अन्वी को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर में चोट लगा था और अभी उसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था, इसलिए वो बिना सहारा के चल नहीं पा रही थी। अन्वी बेड में बैठ जाती है। नर्स अन्वी को फूड कट करके देती है तो अन्वी मुंह बना लेती है और बोलती है, मुझे ये फ्रूट्स नहीं खाने हैं। जिस पर वो नर्स बोलती है, मैम सर ने ही बोला है कि आप जब उठ जाएं तो ये फ्रूट्स आपको दूँ। एकांश का नाम सुनते ही अन्वी मुंह बना के ज़बरदस्ती खा लेती है फ्रूट्स को, जिसे देख कर नर्स को भी हंसी आने लगती है। अन्वी नर्स से बातें करते हुए खाने लगती है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अन्वी पूछती है नर्स से। जिस पर वो नर्स बोलती है, मेरा नाम निशा है। निशा बड़ा ही प्यारा नाम है। वो अभी बोल ही रही थी कि वार्ड का दरवाज़ा खुलता है। अन्वी जब उधर देखती है तो वहाँ पे राका खड़ा था अपना सर नीचे करके, जिसे देखकर अन्वी को याद आता है कि पिछले जन्म में राका की मौत उसे बचाते वक्त हुई थी। अन्वी राका को देखकर बोलती है, अरे राका भाई आप। वहीं राका को झटका लगता है अन्वी की बात सुनकर कि आखिर वो इतनी शांत है उसे देखकर और
भाई भी बोल रही है, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करके बोलती है, मैडम वो आपके पेरेंट्स आए हैं आपसे मिलने। बॉस ने कहा है कि आपके बिना परमिशन के किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। राका की बात सुनकर अन्वी बोलती है, उन्हें अंदर आने दो। ओके मैडम। इतना बोलकर राका जाने लगता है कि तभी उसे अन्वी की आवाज़ आती है, सुनो। जी मैडम बोलिए, कोई काम था? राका बोलता है, क्यों मैं ऐसे नहीं रोक सकती क्या? अन्वी बोलती है और गुस्से होने का नाटक करने लगती है। नहीं नहीं सॉरी मैडम, ऐसी बात नहीं है, आप रोक सकती हैं मुझे, माफ़ कर दीजिए। राका बोलता है लड़खड़ाते हुए। अन्वी को उसे देखकर हंसी आती है, लेकिन फिर खुद की हंसी कंट्रोल करके बोलती है, ठीक है, मैं तुमसे एक ही शर्त में माफ़ करूँगी, तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाना होगा। अन्वी की बात सुनकर अचानक ही राका के मुंह से निकलता है, क्या? हाँ हाँ, वही जो सुना आपने। मैं आपसे छोटी हूँ तो आप मुझे अन्वी बुलाएं। अन्वी बोलती है, लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोल दिया सो बोल दिया। अन्वी बोलती है, ओके मैडम। अन्वी उसे घूर के देखती है तो वो घबराते हुए, ओके अन्वी मैडम, इतना बोल वो जल्दी वार्ड से बाहर भाग जाता है, जिसे देखकर अन्वी और निशा दोनों को हंसी आ जाती है। दोनों हंसने लगते हैं। कुछ ही देर में दो लोग अंदर आते हैं और उनके साथ अनीसा भी। ये दोनों कोई और नहीं, अन्वी के मॉम डैड हैं, रोहिणी सिंघानिया और विक्रम सिंघानिया। उन्हें देख निशा वार्ड से बाहर चली जाती है। रोहिणी जी अंदर आके सीधे अन्वी के पास आके गुस्से में बोलती हैं, अन्वी, ये कौन सा तरीका है अपनी छोटी बहन से बात करने का? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से अनीसा कितनी रोई है? माफ़ी मांगो अभी अनीसा से। जब अन्वी अपनी मोम की बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी मोम हमेशा ही अनीसा को बातों में भरोसा करती थी और बिना उसकी बात सुने उस पर चिल्लाने लगती थी और उसे ही पनिशमेंट मिलती थी। अन्वी अपना सर नीचे करके रुधे गले से बोलती है, मॉम, क्या आप सच में मैं आपकी ही बेटी हूँ? किसका है ये बच्चा? और क्या अन्वी मान लेगी अनीसा से माफ़ी? एपिसोड 9, अनीसा का झूठ पकड़ना, अनीसा का डर। हमेशा से ही उसके साथ ऐसा ही होता है। जब भी अनीसा अपनी मॉम को कुछ भी बोलती, चाहे सच हो या झूठ, उसकी मॉम हमेशा ही अनीसा पे यकीन करती है और वो चाहे सच भी बोले तब भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब भी उसके साथ एकदम पराये की तरह व्यवहार किया जाता था। कभी कभी तो लगता था कि वो उनकी रियल बेटी ही नहीं, वरना कोई भी माँ अपने कोई भी बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती है। जब कभी उसे और अनीसा को एक ही चीज़ पसंद आ जाती तो हमेशा उसकी माँ उसे सेक्रीफाइस करने को बोलती है। यहाँ तक कि अनीसा उसकी फेवरेट ड्रेस, ज्वेलरीज और कई चीज़ें उससे बिना पूछे ही ले लेती थी। तब उसकी मॉम यही कह के चुप करवा देती थी कि वो छोटी है और अनीसा बचपन पर परेशानियों से गुजरा है और उसने बहुत कुछ सहा है, इसलिए अच्छी बच्ची बनो और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करो। उसे जो पसंद आए वो उसे दे दो। लेकिन जब वो गलती से भी अनीसा की कोई भी सामान छू लेती तो उसकी मॉम उसे ही बोलती थी कि तुम्हारी ही है, तुम्हें किसने कहा था अनीसा की चीज़ों को छूने को? हर बार क्यों उसकी मॉम हमेशा अनीसा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं? वो भी एक इंसान ही है, उसके अंदर भी फीलिंग है, उसे भी बुरा लगता है, लेकिन क्यों उसकी मॉम उसे नहीं समझती हैं? क्यों कभी उससे सपोर्ट नहीं करती हैं? एक बार भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि अन्वी तुम्हारी तबीयत कैसी है? आते ही सीधे सुनाना चालू, ये क्या बोल रही हो और ये कौन सा तरीका है बात करने का? अन्वी की मॉम बोलती हैं। अन्वी मॉम की बात सुनकर अन्वी बोलती है, मॉम, मैंने कुछ बोला ही कहाँ है? मैं को बस ये पूछ रही थी क्या सच में मैं आपकी बेटी हूँ? क्योंकि कोई भी मॉम ये जानते हुए कि
उनकी बेटी अभी कोमा से बाहर आई है तो वो कभी इस तरह लड़ने नहीं आएंगे। आपने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, मेरी तबीयत कैसी है। आते ही सीधे सुनाना चालू कर दी और बिना कुछ जाने कि क्या हुआ आप मुझे माफ़ी मांगने के लिए बोल रही हैं अनीसा से। ये सब बोलते हुए अन्वी की आवाज़ में मायूसी साफ झलक रही थी और उसके आंखों में भी आंसू बहे जा रहे थे। अन्वी के डैड विक्रम सिंघानिया जब अन्वी को रोते हुए देखते हैं तो वो अपनी वाइफ को चिल्लाते हुए बोलते हैं, रोहिणी ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? हम यहाँ अन्वी से मिलने आए थे ना, तो फिर ये क्या बोल रही हो तुम? अभी वो कोमा से बाहर आई है। विक्रम जी रोहिणी जी को डांटते हुए और अन्वी के पास जाके उसके आंसू पोंछते हुए चुप कराते हैं। वहीं रोहिणी जी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो अन्वी के पास जाते हैं और बोलते हैं, सॉरी बेटा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तुम्हें पता है ना अनीसा अपना बचपन स्ट्रगल करके गुजारी है, बहुत कुछ सहा है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो नौकरों की तरह काम करके इतने साल गुजारी है और कितनी मुश्किलों के बाद हमें मिली है। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुमने अपनी ही छोटी बहन को परेशान की और धक्के मार के बाहर निकाल दी तो मुझे गुस्सा आ गया था। ये सब वो बड़े नरमी से बोल रही थी। अपनी मॉम की बातें सुनकर अन्वी समझ जाती है कि अनीसा ने बढ़ा चढ़ा के बोली है मॉम को, ताकि वो उनकी नज़रों में और बुरी बन जाए। जो होश आते ही अपनी छोटी बहन को परेशान करने लगी है। अन्वी अपनी मॉम को बोलती है, मॉम आपको क्या सच में लगता है कि मैं ऐसा करूँगी? आपने मेरी हालत देखी है, जो मैं इसे परेशान करूँगी, और धक्के मार के बाहर निकालने की बात तो बहुत दूर की है। आप मेरा पैर देखिए, ये मैं खुद बिना सहारे के चल नहीं पा रही हूँ, और आप बोल रही हैं कि मैंने धक्के मार के अनीसा को बाहर निकाला है। क्या आपको सच में लगता है कि मैं होश में आके ही अपनी छोटी बहन को बुली करूँगी? फिर अपने डैड की तरफ देख के बोलती है, डैड ये अनीसा की गलती है। अनीसा खुद नीचे गिर गई थी, जब इससे हिल संभली नहीं तो क्यों पहनती है? ऊपर से इतने छोटे कपड़े पहन के आई थी। आपको पता है मुझे कितना खराब लग रहा था। एकांश क्या सोचेगा हमारे बारे में और हमारे फैमिली के बारे में? एकांश जीजू हैं अनीसा के, तो इसे थोड़े ढंग के कपड़े पहनने आने चाहिए था। आपने देखा नहीं, वरना आप भी एम्ब्रेस हो जाते। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, दवाइयों की वजह से मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैंने अनीसा को कहा कि वो घर चली जाए। अन्वी मन में बोलती है, अब क्या बहाना बनाओगी अनीसा? मैंने जानबूझकर तुम्हारे ड्रेस के बारे में बोला है। बहुत सारी बनती हो ना डैड के सामने भोली भाली सी। अब मैं भी देखूं कि वक्त तक तुम ये भोलेपन का ड्रामा करती हो। मुझे मॉम डैड के नज़रों में बुरा बना के खुद महान बनना चाहती हो ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपना हर एक चीज़ तुमसे वापस लूँगी और तुम्हारी हर एक गलती की सज़ा भी मिलेगी। लेकिन जब तक मुझे मेरा बेबी नहीं मिल जाता तब तक रह लो आराम से। उसके बाद तो मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ, और एक माँ को उसके बच्चे से दूर करने की सज़ा क्या होती है। अभी तुम सिर्फ डैड के गुस्से का ही सामना कर लो, क्योंकि डैड बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उनके इतने सालों की मेहनत से कमाए नाम और इज्जत खराब हो, खास तौर पर एकांश के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो मैंने एकांश का नाम लिया जानबूझकर। मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहती थी ना तुम, लेकिन अब तुम खुद मुझसे माफ़ी मांगोगी। वहीं अनीसा के माथे में पसीना था। अनीसा को डर लग रहा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि अपने डैड के सामने वो हमेशा शरीफ और सुशील लड़की बन के रहती है, जो शॉर्ट ड्रेस को देखती भी नहीं है। अपनी मॉम डैड की नज़रों में एक संस्कारी बेटी की तरह थी। क्या होगा अब आगे? क्या बच पाएगी अनीसा, या फिर मिलेगी उसे कोई पनिशमेंट?
क्या अनीसा मांगेगी अन्वी से माफ़ी? जानने के लिए हमारे साथ सुनते रहिए रिवर्स आ बिलियनर वाइफ एपिसोड 10। अनीसा का अन्वी से माफ़ी मांगना। फेंक दो उसे, मरता है तो मरने दो। अनीसा क्या बोल रही है अन्वी? विक्रम जी गुस्से में बोलते हैं। वो डैड, मेरी फ्रेंड ने फोर्स किया था पहनने के लिए। उसका बर्थडे था कल, इसलिए मैं पहनी थी। इतना बोल वो रोने का नाटक करती है। वहीं जब रोहिणी जी अनीसा को रोते हुए देखती हैं तो वो तुरंत अनीसा के पास जाके बोलती हैं, अनीसा बच्चा, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारा जो मन करे वो पहनो। हमने थोड़ी न मना किया है पहनने से। और अन्वी भी तो पहनती है। मैं ना तुम्हें शॉपिंग पे ले जाती हूँ। प्लीज़ बच्चा, अब रोना बंद कर दो। रोहिणी जी परेशान होते हुए बोलती हैं। फिर विक्रम जी की तरफ देखकर बोलती हैं, आपको ऐसे अनीसा को डांटना नहीं चाहिए था। बच्ची है वो, अभी भी क्या ही गलती है। एक शॉर्ट ड्रेस ही तो पहनी है, सब पहनते हैं। आप फालतू में ही मेरी बच्ची को डांट रहे हैं, ये जानते हुए भी कि कितने साल बाद हमें हमारी बच्ची मिली है। आप प्यार से भी समझा सकते थे। ऐसे गुस्से में नहीं बोलना चाहिए था आपको। इतना बोल वो अनीसा को चुप करवाने लगती हैं। वहीं विक्रम जी भी थोड़े गिल्टी फील करने लगते हैं, क्योंकि अनीसा उन्हें 13 साल बाद मिली थी। ऐसे अनीसा पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अन्वी अपनी मॉम की बात सुनती है तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती। उसे पता था उसकी मॉम जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगी ही अनीसा के बचाव के लिए, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करते आई हैं। हर बार यह लाइन कितने साल बाद से सुनती आई है। ये बोलकर हमेशा बचा लेती हैं डैड के गुस्से से, क्योंकि उन्हें लगता था कि गलती उनकी है। उन्होंने अनीसा को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, इसलिए वो खो गई। जब भी ये सुनते थे वो गिल्टी फील करते थे, और आज भी ऐसा ही हुआ। उसके डैड अब गिल्टी फील कर रहे थे। अपने डैड की आंखों में गिल्ट देख अन्वी तुरंत बोलती है, मॉम, आप डैड को क्यों ऐसे बोल रही हैं, जैसे उन्हें शौक चढ़ा है जानबूझकर अनीसा को डांटने का। मैं पहनती हूँ शॉर्ट ड्रेस, लेकिन इतनी भी नहीं कि सामने वाला एम्बेरस हो जाए। और डैड ने भी उसे कभी कोई चीज़ के लिए टोका नहीं है, लेकिन एकांश जीजा हैं उसके, इसलिए अनीसा को थोड़े ढंग के कपड़े पहन के आना चाहिए था। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में। अनीसा कोई छोटी बच्ची नहीं है जो ऐसे छोटे छोटे पहनेगी, वो भी रिवीलिंग्स। और जब ये मुझे से मिलने आई थी तो मुझसे मिलती, लेकिन ये तो जानबूझकर ये देखते हुए भी कि एकांश मुझे दवा खिला रहे थे, फिर भी ये दौड़ते हुए आई। एकांश वहाँ हट गए तो ये नीचे गिर गए। अब आप ही बताइए गलती किसकी है। मैनर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। उन्हें तो यही लगेगा कि आप लोगों ने अनीसा को कोई मैनर्स नहीं सिखाए हैं। इसकी बचकानी हरकतों की वजह से मुझे और एकांश को भी चोट लग गई। अनीसा को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कहा, और उल्टा आप मुझे ही बोल रहे हैं अनीसा से माफ़ी मांगने के लिए। इतना बोल अन्वी चुप हो जाती है। वहीं विक्रम जी जो गिल्ट फील कर रहे थे वो अब गुस्से में बदल गया था। अन्वी की बात सुनकर कि अनीसा की वजह से एकांश को चोट लगी। एकांश क्या सोचेगा कि उन्होंने अनीसा को कोई मैनर्स नहीं सिखाया है। वह गुस्से से अनीसा को बोलते हैं, अनीसा, एक तो तुम गलती करती हो और ऊपर से झूठ भी बोलती हो। अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय अपनी बहन पर ही इल्ज़ाम लगाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? माफ़ी मांगो अन्वी से। 1 महीने तक तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी और ना ही पॉकेट मनी मिलेगी तुम्हें। विक्रम जी बहुत ही गुस्से से बोलते हैं। अनीसा को कब से खुश हो रही थी अपनी मॉम की बात से। उसे लगा कि अब सब उसके फेवर्स में है। वहीं जब वो अन्वी की बात सुनती है तो उसे अन्वी पे बहुत गुस्सा आता है। कब से वो झूठ मूठ की रोने की एक्टिंग कर रही थी, उसे अब सच में रोना आ रहा था। वो रोने ही
रोनी ही की तरह देखती है। वह रोहिणी जी की तरफ मदद के लिए देखती है। रोहिणी जी नहीं जानती हैं अनीसा की आंखों में आंसू देखकर, इसलिए वो विक्रम जी से बोलती हैं, छोड़ दीजिए ना, अनीसा भी बच्ची है। वो अभी इतना ही बोलती थी कि विक्रम जी अपना हाथ मना कर देते हैं बोलने के लिए। रोहिणी जी फिर से कोशिश करती हैं बोलने को, लेकिन तभी विक्रम जी रोहिणी जी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं, बस बहुत हुआ रोहिणी, मानता कि आज मैं तुम इतनी भी अंधी मत हो कि सही और गलत पता ही ना चले। एक तो अनीसा गलती करती है, ऊपर से झूठ बोल के अपनी ही बहन को बुरा बनाती है। आज इसे माफ़ कर दिया तो अगली बार फिर से गलती करेगी। अनीसा अगर तुम्हारी नज़रों में बच्ची है तो भूलो मत कि अन्वी भी अनीसा से 1 ही मिनट छोटी है। अनीसा ने गलती की है तो उसे माफ़ी भी मांगना ही पड़ेगा। फिर अनीसा की तरफ देखकर, अब क्या तुम्हें अलग से बोलूं? माफ़ी मांगो जल्दी अन्वी से। अनीसा को न चाहते हुए भी अन्वी से माफ़ी मांगना पड़ता है। अनीसा जहर का घूंट पीते हुए बोलती है, आई एम सॉरी अन्वी। अन्वी को अंदर से बहुत खुशी होती है अनीसा के मुंह से सॉरी सुन के, लेकिन फिर वो भी थोड़ी दुखी होने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, कोई ना अनीसा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही मेरे लिए काफ़ी है। अनीसा को बहुत गुस्सा आता है। वो बस एक फीकी सी स्माइल करके कमरे से बाहर चली जाती है बिना किसी को कुछ बोले। रोहिणी जी अनीसा के पीछे जानती कि विक्रम जी उन्हें रोक देते हैं, इसीलिए वो चाह के भी नहीं जा पाती हैं। कुछ देर बाद विक्रम जी और रोहिणी जी भी चले जाते हैं अन्वी से मिलकर। रात हो चुका था। अनीसा गुस्से में एक बार में जाती है और ड्रिंक पिए जा रही थी। उसे आज बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बोलती है, अन्वी मुझे डांट सुनवाया ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना वो किसी को कॉल करके कुछ बोलती है। उधर से कुछ कहा जाता है तो उसे सुनकर अनीसा गुस्से से बोलती है, जितना कहा जा रहा है उतना ही करो, समझे? वो मरता है तो मरने दो, फेंक दो उसे कचड़े में। इतना बोल अनीसा कॉल कट कर देती है और फिर से ड्रिंक करने लगती है। वो नशे में इतनी धूत हो गई थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था। क्या होगा आगे? किससे बात कर रही थी अनीसा और किसे कचड़े में फेंकने की बात कर रही थी? अगर आप में से किसी को भी समझ आया है कि अनीसा किसकी बात कर रही थी तो कमेंट में बताइए। देखते हैं आपके IQ कितने लोग सही गेस कर सकते हैं। अगर आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। धन्यवाद।